अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम बेसिकली लेक्चर में पीसीए डिस्कस करेंगे। यार मुझे पता है आपने शायद ये पहले पढ़ा होगा, मगर मैं इसको ज्योमेट्रिक व्यू पॉइंट से पढ़ाना चाहता हूँ। ज्योमेट्रिक व्यू पॉइंट से मुराद ये है कि विजुअली स्पीकिंग पीसीए करता क्या है, ठीक है। सो एक तो आप सब लोगों को पता ही होगा, डायमेंशनैलिटी रिड्यूस करता है। सो डायमेंशनैलिटी से क्या हो रहा है, लेट्स से मेरे पास एक 2D डाटा है। एक्स एक्सिस पे लेट्स से नंबर ऑफ हाउसेज हैं, वाई एक्सिस में मेरे पास कुछ है। सो बेसिक सवाल मेरे पास ये है कि लेट्स से अगर मेरे पास इस तरह का कोई डाटा हो, तो मैं चाहता ही हूँ कि मैं उसकी 1D प्रोजेक्शन लूँ, इस तरह की लूँ कि इन सम सेंस मेरे पास जो डाटा की स्टैंडर्ड डिविएशन है या वेरिएंस है वो मैक्सिमाइज आए, ठीक है। यानी ये कि फॉर एग्जांपल जो ये जो लाइन है, ये इन सम सेंस इससे इसके मुकाबले में ज़्यादा अच्छी है, इसलिए कि डाटा ज़्यादा स्प्रेड है। तो ये जो प्रोजेक्शन है, मतलब मैं इस तरह की लाइन फाइंड करना चाहता हूँ कि जिस पे जब मैं अपनी 2D डाटा को प्रोजेक्ट करूँ, तो लेट्स से वेरिएंस मैक्सिमाइज आए, ठीक है, मैक्सिमम वेरिएंस आए, ताकि मेरे पास डिस्क्रिमिनेशन आसान हो सके। अब सवाल ये कि मैं ये काम कैसे करूँगा, ठीक है। और उससे भी बेहतर ये कि लेट्स से अगर मैं ये काम ना करूँ और मैं मैक्सिमम इस तरह की कितने लाइंस फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, सो सबसे पहले इसकी एक इंट्यूटिव मश्क है, हम ये कर क्यों रहे हैं। सो लेट्स से आपके पास इस तरह का कोई हाउसिंग, सो आपके पास डिफरेंट घर हैं और लेट्स से हर घर के आप 5 एट्रीब्यूट्स देखते हैं। उसका साइज, उसमें कमरे कितने हैं, बाथरूम कितने हैं, और दूसरा ये कि उसके इर्द गिर्द स्कूल कितने, शादीशुदा और मतलब फैमिली ओरिएंटेड बंदों के लिए सबसे ज़्यादा मसला ये रहता है कि लोकेलिटी अच्छी हो, स्कूल अच्छे हो, क्राइम रेट ये नहीं, ये ना हो कि आपका बच्चा मुजरिमा में पल रहा हो। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि आप घर परचेज करते वक्त देखते हैं। अब एक तो इसमें देखते साथ ही ये बात पता चलती है कि लाइक मैं वैसे ही देख के बता सकता हूँ कि एक तो ये जो तीनों पहले तीनों के तीनों फीचर्स है ना, मैं इनको एक फीचर के जरिए रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। या यूं कहें कि ये पहले के तीनों फीचर्स हैं, ये आपस में लीनियरली रिलेटेड हैं। यानी अगर मुझे ये पता हो ना कि घर का रकबा कितना है, तो ऑब्वियसली उस घर का ज़्यादा रकबा, ये का मतलब ये है कि उसमें कमरे भी ज़्यादा होंगे, बाथरूम भी ज़्यादा होंगे। यानी ये तो नहीं हो सकता कि 7 मरले के घर में 5 कमरे हों और लेट्स से हर कमरे के साथ एक अटैच बात है तो 5 बाथरूम हो, मगर ये कि जो 7 मरले के मकान में 5 मरले का जो घर है उसमें 10 को रूम्स हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। सो ये महाल है। यानी कि साइज जैसे जैसे मैं बढ़ाता हूँ वैसे वैसे रूम्स और बाथरूम्स भी बढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये जो मेरे पास तीनों के तीनों फीचर्स हैं, इन सम सेंस ये लीनियरली रिलेटेड हैं, या एक के जरिए मैं बाकी दोनों को किसी ना किसी हद तक प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। और लाइकवाइज ये जो है, ये कितने कमरे हैं और क्राइम रेट क्या है, ये लोकेशन पे डिपेंड ओरिएंटेड है। अगर कोई लोकेशन अच्छी होगी, तो ये बात ज़्यादा काबिल फ़हम है कि उसमें अच्छे स्कूल होंगे और क्राइम रेट कम होगा। और किसी मैं लेट्स से अंदरूनी शहर चला जाता हूँ, तो उसमें क्राइम रेट ज़्यादा होगा और यू नो स्कूलों की जो वो होगा, वो इतने अच्छे सोफिस्टिकेटेड स्कूल्स नहीं होंगे। यानी कि मैं ये भी इन दोनों को भी आपस में लीनियरली मैप कर सकता हूँ कि एक के देख, मतलब अगर मुझे ये बताओ कि उस इलाके के स्कूल अच्छे हैं, तो मैं ये बात किसी हद तक कह सकता हूँ कि इसमें क्राइम रेट कम होगा। यानी एक को देख के दूसरे को मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम कर ही सकते हैं कि अच्छा, ऑल्दो पीसीए ये काम तो करता है। यानी पीसीए, लेट्स से अगर मैं पीसीए एल्गोरिथम इस पे अप्लाई करूंगा कि मेरे पास लेट्स से 100 घर हैं, हर घर के 5 एट्रीब्यूट्स हैं, तो वो उन 100 घरों को दो फीचर्स यानी 2 डायमेंशंस पे, यानी 5D से मैं 2D पे आ जाऊँ। यानी 5 डायमेंशंस को कंप्रेस करके 2D, दो दो फीचर्स के जरिए या 2 नंबर्स के जरिए एक घर को रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है। मगर इसमें थोड़ी-सी दिक्कत ये है कि मैं वो जो 2 फीचर्स होंगे ना, उसको इस तरह क्या कहेंगे, मतलब कि उनके एक्सप्लिसिटली वैलिडेट नहीं कर सकता कि ये किस चीज़ को बिलॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो मैंने ये बता दिया कि ये साइज़ को बिलॉन्ग कर रहा है और ये लोकेशन को बिलॉन्ग कर रहा है, मगर ये कि
ये तो मैंने क्या, हो सकता है पीसीए कुछ और भी काम करे, हो सकता है उसको स्कूल्स का भी नजर आ जाए, तो वो सो पीसीए बेसिकली इन तीनों का जो लीनियर कम्बिनेशन निकालेगा उसको आप इनहेरेंटली इंटरप्रेट नहीं कर सकते। मगर खैर ये हाई लेवल डिस्कशन है, इसमें हम बाद में आते हैं। मगर बहरहाल हमारा गोल यही है कि हम इस तरह का कोई काम करें कि लेट्स से अगर हमारा 100 घर हैं तो मैं उन 100 घरों के जो 5 एट्रीब्यूट्स हैं उनको कंप्रेस करके 2 एट्रीब्यूट्स में रिप्रेजेंट कर सकूं, ठीक है। अब वो जो मैंने साइज और रूम नंबर रूम्स की एग्जांपल दी थी वो ये थी, इस तरह थी कि अगर आपको पता है कि लेट्स से किसी घर का साइज लेट्स से मीटर स्क्वायर में कितना है, तो आप उससे ये भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा फॉर एग्जांपल वैसे वैसे उसमें नंबर ऑफ रूम्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपस में लीनियरली रिलेटेड है, तो मैं क्यों ना इन दोनों फीचर्स को मिलाऊं और इन दोनों को एक ही उससे रिप्रेजेंट कर दूं, यानी एक क्या नाम है, एक मतलब इन दोनों को एक लाइन से, यानी चूंकि मुझे पता है लाइन होने का मतलब ये है कि चूंकि लीनियर रिलेशनशिप है साइज और नंबर ऑफ रूम्स है, तो एक के जरिए मैं दूसरे को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लाइन के पैरामीटर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, से मुराद ये है कि अगर आपको एक्स पता है तो आप वाई प्रेडिक्ट कर सकते हैं गिवन कि आपको स्लोप और इंटरसेप्ट पता हो, ठीक है। अच्छा, अब हम ये जो काम करेंगे हम लाइक पीसीए यही करेगा, मगर इसमें थोड़ा सा मतलब होगा ये कि हम प्रोजेक्ट करेंगे एक लाइन पे फीचर्स को, और फिर हम दो फीचर्स को एक एक मतलब दो नंबर्स को एक नंबर के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी हमारे पास दो फीचर्स थे, हमने उनकी एक लीनियर प्रोजेक्शन निकाली और फिर हमने उस लीनियर प्रोजेक्शन के जरिए उन दोनों फीचर्स को रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। सो ये तो लाइक 2D से हम 1D में आ गए, ठीक है। इसी तरह का काम हम मुख्तलिफ डायमेंशन में, यानी हो सकता है इधर 5D और मैं इधर 5D से 2D पे आ जाऊँ, ठीक है। सो ये मुझ पर डिपेंड करता है कि इनपुट का साइज क्या और मैं किस तरह इधर आता हूँ। अच्छा, अब ये काम कैसे करना है हम उस पर आ जाते हैं। सो सबसे पहले, मगर उससे पहले यानी वो जो उस काम के जो बेसिक बेसिक उसूल होंगे उन पे थोड़ी बहस कर लेते हैं कि ये करेंगे हम कैसे। सो सबसे पहले तो आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा। लेट्स से अगर आपके पास 3 पॉइंट्स है तो उन 3 पॉइंट्स की एवरेज हम कैसे निकालते हैं। वेल, हम करते ही हैं कि उनको सम करते रहते हैं, यानी लेट्स से 1 + 2 + 6 डिवाइड बाय 3 इज 4, सो 4 sorry 6 + 2 + 1 is 9, 9 divided by 3 is 3, so मेरे पास 3 एवरेज आ जाएगी, ठीक है। मगर मसला ये है कि ये एवरेज के जरिए मैं पॉइंट्स को डिस्क्रिमिनेट, यानी पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। यानी दो मेरे पास फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। ये इस तरह एक एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें तीनों के तीनों पॉइंट ज़्यादा क्लोज हैं। ये दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें पॉइंट्स दूर हैं। दोनों का मीन बराबर है, यानी आप इसका मीन निकालेंगे इसका भी मीन यही आएगा, इन तीनों पॉइंट्स का मीन निकालेंगे इसका भी मीन यही आएगा, ठीक है। तो अब ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे हम कहते हैं यार कि मीन इज नॉट अ गुड मेजर। हम करते हैं कि वेरिएंस को एज डिस्क्रिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेटरी मेजर यूज करते हैं। सो अगर आप वेरिएंस निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो ऊपर वाले 3 पॉइंट्स हैं उनकी जो वेरिएंस आएगी, वेरिएंस कैसे निकालते थे, 1 माइनस, यानी पॉइंट माइनस तीनों पॉइंट्स का मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब मीन जो कि इस केस में 0 है तो 1 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और लाइक इधर 5 - 0 5 मतलब 5 और 0 सॉरी -5 0 और +5 का चूंकि मीन 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मीन आएगा, मतलब इसकी जो वेरिएंस आएगी वो इन सम सेंस -5 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर 0 - 0 स्क्वायर प्लस 5 - 0 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3। तो इसकी वेरिएंस इन सम सेंस ज़्यादा आ रही होगी और ऊपर वाले जो तीनों पॉइंट्स हैं उनकी वेरिएंस कम है। सो ये बेसिकली आपको डिस्ट्रीब्यूशन का बता रहा है कि मीन के अक्रॉस ये वाली जो दोनों पॉइंट्स हैं ये ज़्यादा फासले पे हैं बनिस्बत ऊपर, ठीक है। यानी मीन से एवरेज फासला कितना है। सो वेरिएंस आपको 1D में तो बता सकती है। अब हमारे पास मसला ये कि चूंकि लाइक डाटा की नेचर 1D नहीं है, ठीक है। हमारे पास डाटा, अच्छा एक और बात ये कि जो वेरिएंस थी वो मीन से मैं नापता था, यानी मीन से मतलब जो पॉइंट्स का मीन है उससे बाकी पॉइंट्स कितने फासले पे हैं, ठीक है। तो
ये एटलीस्ट वन डायमेंशनल में तो वन डी के केस में तो ये एक अच्छा मेजर है, ठीक है। मगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डाटा इस तरह का है जो कि 2D है, यानी आपके पास हर पॉइंट के एक्स और वाई दो नंबर से आप रिप्रेजेंट करें। सो लेट्स से आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 घर हैं और हर घर के आपके पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, यू नो उसका कवर्ड एरिया और फॉर एग्जांपल उसकी कोई दूसरा फीचर, ठीक है, लेट्स से उसकी प्राइस। अच्छा, अब आपने वेरिएंस निकाली हो तो इस केस में क्या कर सकते हैं, आप कर ही सकते हैं कि भाई क्यों ना मैं जो हर पॉइंट है उसकी एक्स कोऑर्डिनेट को लूं और जो 15 के 15 घर है ना उनकी एक्स कोऑर्डिनेट्स का जो वेक्टर बनेगा ना उनकी वेरिएंस अलग निकालूं और फिर जो उनके वाई कोऑर्डिनेट्स का वेक्टर बनना है उनकी वेरिएंस अलग निकालूं, ठीक है। यानी हर पॉइंट के एक्स और वाई हैं तो मैं क्यों ना 15 पॉइंट्स की एक्स की वेरिएंस और 15 पॉइंट्स की यानी एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में सेपरेटली वेरिएंस निकाल लूं, ठीक है। अच्छा, अब मगर इसमें भी मसला ये है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि लेफ्ट पे नजर आ रही है, जिस जो कि क्या कहेंगे टॉप टू, मतलब पहला पॉइंट इधर है, दूसरा पॉइंट उसके थोड़ा इधर है, फिर इधर करके, और ये डिस्ट्रीब्यूशन इसकी डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी है। अब मसला ये कि इन दोनों पॉइंट्स की अगर आप एक्स और वाई वेरिएंस निकालेंगे ना इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो भी सेम आ रही होंगी। यानी कि आप एक्स एक्सिस में वेरिएंस निकालें और वाई एक्सिस में वेरिएंस निकालें तो देखेंगे आप सेम वेरिएंस आ रही होगी दोनों, यानी दोनों डायरेक्शन में आपके पास सेम वेरिएंस आ रही है, सही है। अच्छा, यानी कि अगर मुझे कोई 2D डाटा की दिया हुआ हो तो मैं सिंपल एक्स और वाई डायरेक्शन में वेरिएंस से ये नहीं बता सकता कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की है और ये डिफरेंट थी दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन से, इसलिए कि ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की है जिनकी दोनों डायरेक्शन में वेरिएंस सेम है। अब हम यहाँ पर आते हैं एक और कॉन्सेप्ट है जो कि कहलाता है कोवेरिएंस। और कोवेरिएंस किस तरह मैं निकालता हूँ, लेट्स से आपके पास ये दो, यानी ये जो दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि हमने दो शो किए हैं सेमी सर्कल्स में, इलिप्सिस में। अब क्या हम इनको कैसे चेंज, मतलब लेट्स से अगर इस तरह की वो जो हमने पिछली एग्जांपल देखी है कि एक्स और वाई डायरेक्शन में वेरिएंसेस के जरिए तो मैं कर नहीं सकता। अब एक और जिस जिस तरीके से मैं कर सकता हूँ बेसिकली कोवेरिएंस है, या कोवेरिएंस को आसान अल्फाज में आप इस तरह समझ लें कि अगर आपके पास डाटा इस तरह का है जो कि जीरो सेंटर, यानी जिसका सेंटर जीरो है, ठीक है। अच्छा, सेंटर जीरो होने से मुराद ये है कि आप -2 प्लस -2 प्लस 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, ठीक है। सो ये जीरो, इसी तरह +1 -1 -1 और +1 डिवाइड बाई 4। सो अच्छा, ये भी एक अलग से पॉइंट है, ठीक है। सो इसको भी पॉइंट को भी शामिल करना है, ठीक है। सो ये 5 पॉइंट्स है बेसिकली। सो हर एक के एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करें, 5 से डिवाइड करें तो आंसर जीरो है। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट्स पांचों पॉइंट्स के ऐड करें, डिवाइड करें तो आंसर जीरो है, ठीक है। सो मीन जीरो जीरो है। ये जितने भी एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं, इन सारी एग्जांपल्स में पीछे भी आप देखते हैं एवरेज जीरो जीरो पे थी, डाटा सेंटर था एट जीरो जीरो। ये बॉर्डर मार्क इसलिए कि हम आगे जाके उसको भी देखेंगे। मगर बहरहाल आपको मैं अगर ये कहूँ कि आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते रहें, सो -2 मल्टीप्लाई -1 इज +2, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज +2, 0 मल्टीप्लाई 0 इज 0। तो जिनकी, मतलब अगर ये जो तीनों पॉइंट्स इनको देखेंगे आप तो इनकी कोऑर्डिनेट्स का जो मल्टीपल है ना वो पॉजिटिव आ रहा होगा, और इनका कोऑर्डिनेट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका नेगेटिव आ रहा होगा, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स तो अगर आप मल्टीप्लाई करें आपस में तो आप ये सो कॉल्ड कोवेरिएंस के, यानी जो ये कोवेरिएंस कहलाती है, यानी मैं एक्स और वाई का आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी मैं देख ही रहा हूँ कि एक्स वाई, यानी एक्स वाई के मुकाबले में कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। सो वो देखते हुए मैं ये एटलीस्ट डायरेक्शन भी निकाल सकता हूँ। अच्छा, अब कोवेरिएंस एक्चुअल में होती क्या है, लेट्स से 2D डाटा की। सो वो 2D डाटा की कोवेरिएंस होती है कि मैं अगर लेट्स से मेरे पास तीन नंबर्स हैं, मैं इनकी मैंने कोवेरिएंस निकालनी है, और एक और दूसरा सेट है जिसकी लेट्स से डिस्ट्रीब्यूशन की डायरेक्शन चेंज है। तो कोवेरिएंस मेरे पास बेसिकली एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं सम कर दूं और एवरेज ले लूं तो वो मेरे पास कोवेरिएंस कहलाती है, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम देख सकते हैं उसकी कोवेरिएंस नेगेटिव आएगी, ठीक है। जबकि राइट साइड पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी कोवेरिएंस पॉजिटिव आएगी, ठीक है। सो कोवेरिएंस मतलब मैंने हर एक कोऑर्डिनेट के एक्स वाई को आपस में मल्टीप्लाई किया और सम कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया।
तो कोवेरियंस बेसिकली आपका एक अच्छा मेजर होता है बनिस्बत एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में वेरिएंस देखने की, ठीक है। सो इसके जरिए भी आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह का डेटा सेट है कि जिसमें फॉर एग्जाम्पल कोवेरियंस अगर आप करते रहेंगे यानी हर एक के कोऑर्डिनेट, तो ये कोवेरियंस इन सम सेंस जीरो आएगी, इसलिए कि ये सेंटर के चारों तरफ ही, यानी अगर सेंटर ये है तो डाटा उसके चारों तरफ ही क्या कहेंगे इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा है, ठीक है। सो मतलब इसमें जो डायरेक्शन है वो डाटा की डायरेक्शन, तो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन की डायरेक्शन कोई नहीं पता चल रही, ठीक है। अच्छा, सो इन जनरल मेरे पास अगर डायरेक्शन हो तो मैं उस डिस्ट्रीब्यूशन की डायरेक्शन से अंदाजा लगा सकता हूँ, यानी मेरे पास लेफ्ट मोस्ट साइड पे जो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव है, यानी इसमें कोवेरियंस नेगेटिव आएगी। और वो क्यों आएगी? इसलिए कि मैं एक एक्स डायरेक्शन में बढ़ता जाता हूँ तो वाई डायरेक्शन कम होती जाती है। यहाँ पर बहुत कम होगी, इसलिए कि मैं जैसे-जैसे एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ वैसे-वैसे वाई बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, तो इसलिए ज़ीरो कोवेरिएंस है। और यहाँ पर एक्स में अगर बढ़ा रहा हूँ तो वाई में भी पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ठीक है। यानी सो पॉजिटिव कोवेरिएंस से बना दिया कि अगर मैं एक्स को बढ़ाऊँ तो दूसरा वेरिएबल भी, अगर एक्स में पॉजिटिव चेंज है तो वाई में भी पॉजिटिव चेंज हो, नहीं अगर एक्स बढ़ रहा हो तो वाई भी बढ़ रहा हो, तो तब कोवेरिएंस पॉजिटिव होगी। अदरवाइज़ अगर एक्स बढ़ रहा है, वाई कम हो रहा है, या वाई मतलब एक्स कम हो रहा है और वाई बढ़ रहा है, तो मेरे पास इससे पता ये चलता है कि नेगेटिव कोवेरिएंस है। अच्छा, सो ये तो हो गई कोवेरिएंस की स्टोरी। अच्छा, अब हम पीसीए की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता मूव कर रहे हैं। अच्छा, लेट्स से कि मेरे पास इस तरह का कोई डाटा है, सबसे पहले तो मैंने उसको करना ही है, उस डाटा को सेंटर पे लाना है। सेंटर पे लाने से मुराद क्या है कि मेरे पास लेट्स से अगर इस तरह का डाटा हो तो मैं करूँगा ये कि उसका मतलब हर एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे। लेट्स से मेरे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स हैं और उनके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। मैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स की एवरेज निकालूँ और हर पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट में से वो एवरेज माइनस कर दूं, और इसी तरह सेम प्रोसीजर वाई। सो 10 के 10 वाई कोऑर्डिनेट्स दूं और वाई कोऑर्डिनेट्स में से वाई, वो जो 10 वाई कोऑर्डिनेट्स आए हैं उनकी एवरेज निकालूं, और हर पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट में से उसको वो जो एवरेज आएगी उसको माइनस करता हूं, यानी एक्स एवरेज और वाई एवरेज दोनों डायरेक्शन एवरेज निकाल के माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो नए कोऑर्डिनेट आएंगे ना, हर पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट में से एक्स की एवरेज और वाई की एवरेज माइनस करते जाओ, तो आपके पास जो नए कोऑर्डिनेट आएंगे जब आप उनको प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो नए एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उनकी एवरेज ज़ीरो होगी, यानी आप उनमें से उनकी अगर एक्स की निकालेंगे एवरेज और वाई की एवरेज तो वो ज़ीरो आएगी। उसके बाद आपने करना ये है कि ये जो डाटा आ रहा है जो कि सेंटर्ड आपके पास, आपने इसकी कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालनी है। ये जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स होगी, सो कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऐसे निकलती है, आप सबसे पहले तो ये जो डाटा आ रहा है आप इसकी एक्स डायरेक्शन में वेरिएंस लेंगे। वंस अगेन ये डाटा जो है ये 2D डाटा है, इसमें हर कोऑर्डिनेट का कोई ना कोई एक्स और कोई ना कोई वाई है, ठीक है, जो कि सेंटर करने के बाद आई है। मैं करूँगा ये कि एक्स डायरेक्शन में वेरिएंस लूँगा, उसको इधर लिख दूँगा, इसी तरह वाई डायरेक्शन में वेरिएंस लूँगा, उसको ये 2/2 की जो मैट्रिक्स बना रहा हूँ उसके बॉटम यानी बॉटम राइट पे लिख दूँगा। और बाकी जो है वो एक्स मतलब एक्स और वाई की कोवेरिएंस आपस में लिख दूँगा। अच्छा, एक और बात ये है कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ वाई एक्स, यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये बराबर है कि अगर मैं इनके कोऑर्डिनेट स्वैप भी कर दूँ तो भी इनकी तो वेरिएंस वही आएगी, ठीक है। यानी 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें, यानी 1 पहले लिखें और -2 बाद में लिखें, या -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, बात बराबर है। सो इसलिए एक तो बात ये है कि जब आप ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालेंगे तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई और ये इधर कोवेरिएंस ऑफ वाई एक्स होगा तो बराबर आएंगी वो, ठीक है। सो ये दोनों वैल्यूज तो आपस में बराबर होंगी। एक्स डायरेक्शन में वेरिएंस चेंज हो सकती है और वाई डायरेक्शन में वेरिएंस चेंज हो सकती है। वंस अगेन एक्स और वाई डायरेक्शन में वेरिएंस कैसे निकालनी है हम पहले देख चुके हैं। अच्छा, अब ये हम अपनी तरफ से वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से मेरे पास वेरिएंस एक्स डायरेक्शन में आती है 9। अच्छा, वाई डायरेक्शन में आती है वेरिएंस 3, और ये लग भी रहा है, यानी ये जो डाटा है ये अगर मैं देखूं तो एक्स डायरेक्शन में ज़्यादा फैला हुआ है, वाई डायरेक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी इसका फैलाव वाई डायरेक्शन में कम है, एक्स डायरेक्शन में फैलाव ज़्यादा है, तो इसलिए एक्स डायरेक्शन में वेरिएंस ज़्यादा है, वाई डायरेक्शन में कम है। और
ये इस डायरेक्शन में क्या कहेंगे मतलब एक्स और वाई जो है वो चूंकि एक ही है, तो ये 4 4 मतलब अगर एक्स को बढ़ाओ तो वाई में बढ़ोतरी जो आ रही है वो इन सम सेंस सिर्फ वाई में जो कोवेरियंस थी उसके मुकाबले में ज़्यादा है, यानी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बेसिकली वेरियंस ऑफ वाई के मुकाबले में ज़्यादा है, ठीक है। यानी इस डायरेक्शन में जो चेंज है वो 4 है, जो कि 3 से बड़ा है मगर 9 से कम है, यानी एक्स डायरेक्शन में जो वेरिएंस हो आ रही है वो ज़्यादा आ रही है, इस डायरेक्शन में थोड़ी कम है और वाई डायरेक्शन में तो बिल्कुल ही कम है, ठीक है। तो इसको इंटरप्रेट इस तरह करना है। अच्छा सो अब एक तो हमने ये काम कर लिया। अच्छा अब लगे हाथों मैं एक और भी जो थी उसमें अच्छी एग्जांपल थी वो भी मैं दिखा दूँ। अच्छा चलिए इसको फिर बाद में देख लेंगे। फिलहाल हम इसमें सो अभी प्रोसीजर प्रोसीजर यानी सबसे पहला प्रोसीजर ये था कि मैंने डाटा को सेंटर किया, उसके बाद मैंने कोवेरियंस मैट्रिक्स निकाल ली, ठीक है। लेट्स से अगर 2D डाटा था तो उसकी कोवेरियंस मैट्रिक्स। अच्छा अब मैं इस कोवेरियंस मैट्रिक्स को अज्यूम करूंगा कि ये एक इस तरह की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि मेरे पास डाटा को ट्रांसफॉर्म कर रही है फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर। अच्छा ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी यार, ये हमने इस पे बहुत लेंथी डिस्कशन की है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो 1 0 था बेसिस वेक्टर वो 9 4 पे चला गया और 0 1 का जो बेसिस वेक्टर था वो 4 3 पे चला गया, ठीक है। यानी कोवेरियंस मैट्रिक्स को मैंने अज्यूम ये करना है कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो कि मेरे वेक्टर को बेसिस वेक्टर्स को किसी तरह ट्रांसफॉर्म कर रही है, ठीक है। अच्छा और ये फिर हमने देख लिया था कि ये नंबर्स कैसे आते हैं। अच्छा अब इसकी हमने तो बेसिकली इस तरह देखा था कि मतलब अगर आपने विजुअलाइजेशन करनी है तो हम तो कहते ये थे कि भई आप इस तरह करें कि आई हैट और जे हैट का एक यूनिट स्क्वायर बनाएं और उस यूनिट स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म होते हुए देख लें, ठीक है। मगर अब हम यूनिट स्क्वायर नहीं यूनिट स्क्वायर के बजाय हम थोड़ी और इन डेप्थ देखने के। सो लेट्स से अगर 0 0 इधर है यानी एक्स वाई 0 है तो उसका आउटपुट यानी अगर इधर ये पॉइंट 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आउटपुट में 0 0 पे ही जाएगा। अच्छा इसी तरह लेट्स से एक पॉइंट है 1 0 यानी बेसिस वेक्टर जो कि इधर था 1 0 जब इधर से मल्टीप्लाई होगा ना यानी 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 और इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। तो वो बेसिकली आप इधर जाएंगे यानी 9 4 यानी वो हमने देखा था कि बेसिक पहला जो कॉलम होता है वो चूंकि मुझे ये बता रहा होता है कि मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो पहला कॉलम मुझे बता रहा है कि बेसिस पहला जो आई हैड था वो किधर गया, तो वो बेसिकली 9 4 पे गया, ठीक है। सो ये जो पॉइंट था 1 0 ये उठ के कहीं चला जाएगा जनाब 9 4 पे ना। 9 4 किधर आएगा, 9 इधर है 4 इधर है, ठीक है। सो ये 9 4 पे चला गया। जो अगला पॉइंट था फॉर एग्जांपल 0 1 वो किधर गया, यानी ये वाला जो पॉइंट था। आई मीन अब आप ये करते जाएं सो ये 4 3 इधर चला गया, ठीक है। जो -1 0 था वो किधर गया, वो इधर आ गया, ठीक है। और इसी तरह जो लास्ट पॉइंट था 0 -1 वो किधर चला गया, वो चला गया -4 -3 पे, ठीक है। सो वो इधर आ गया, ठीक है। अच्छा अब वो बेसिकली होगा ये कि यानी अभी तक वो यूँ समझे कि अब हम इस पे नहीं है बल्कि अब हम इस सर्कल यानी सारे के सारे पॉइंट्स को देख रहे हैं आपस में कि किधर-किधर गए थे, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट तो ये वाला 0 0 था, ये वाला पॉइंट था जनाब 1094 पे इधर। ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड है, सो ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड है। ये वाला पॉइंट फिर इससे कनेक्टेड है, तो ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड है। तो ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड है, तो ये वाला पॉइंट जो कि उठ के इधर आ गया तो ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। सो ये अब बेसिकली जो एक यूनिट सर्कल था वो एक क्या कहेंगे एलिप्स में ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम हमने तो अभी लाइक जो कि हम वो जो मैं आपको एनिमेशन दिखाता था उसमें ये जो सर ये स्क्वायर था हम सिर्फ उसको देखते थे, ठीक है। आई मीन अगर आप उस स्क्वायर को देखना चाहते हैं तो भी हम ये काम कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर आप इस स्क्वायर को देखें तो बेसिकली वो जो स्क्वायर था वो उठ के इस तरह बनेगा कि मतलब ये ये और ये। सो ये बेसिकली एक इस तरह का यानी इधर एक पॉइंट इस तरह का आएगा जो कि
इसको मैं इधर ले जाऊं तो बेसिकली ये जो बनती है ना, ये बनेगी, ये पैरेललोग्राम बनेगा, जो जो कि अगर आप यूनिट स्क्वायर को देखें तो वो बेसिकली इस पैरेललोग्राम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मगर हम पैरेललोग्राम से ज्यादा अच्छी अच्छी विजुअलाइजेशन ये है सर्कल से एलिप्स की, इसलिए कि अब आपको ये पता चल गया है कि ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन जो चारों के चारों यानी अराउंड सेंटर, जो सेंटर डाटा पॉइंट है उसके इर्द गिर्द किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन तो मुझे पता चल गई कि इस सर्कल से एलिप्स बना रही है, मगर एक्चुअल में हो पता है क्या रहा है, ये अगर आप देखें तो यानी कि जो डाटा था मेरे पास वो इस तरह का था, यानी ये डाटा की जो डायरेक्शन थी ना उसके इर्द गिर्द ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो मैं अभी बताता हूँ कि कैसे आएगी। अच्छा, अब हम कर ये सकते हैं, यानी अगर मैंने ये देखना हो कि वो कौन सी दो, यानी वो कौन सी डायरेक्शन है कि जो कि ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वो कौन से दो वेक्टर्स है जिन जिन पे ट्रांसफॉर्मेशन असर नहीं करती है। यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो डायरेक्शन मुझे बताओ कि जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ने चेंज नहीं की, ठीक है, यानी कोई एक इस तरह का वेक्टर बताओ जो कि बेसिकली स्ट्रेच तो हो गया हो, यानी मगर उसकी डायरेक्शन में चेंज ना आए हो। ठीक है, अब ये आपको पता चलेगा होगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मगर ये कि ये हम बेसिकली आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन के जरिए देखते हैं। तो एक वेक्टर इस तरह का है जो कि 2 1 है। अब ये आया कैसे ये मैं बाद में बताऊंगा, मगर फॉर द टाइम बिंग इस पे आप हजम करते हैं कि ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। सो ये दो वेक्टर्स इस तरह के हैं कि जिन्होंने अपनी डायरेक्शन नहीं बदली, यानी इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ने इन दोनों वेक्टर्स पे असर ये किया है कि एक वेक्टर 11 टाइम्स स्ट्रेच हुआ है और दूसरा 1 टाइम्स ही स्ट्रेच है। ठीक है, वेल ये वेक्टर्स कैसे आए, ये हम आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन जो पड़ी होगी बेसिकली उसके जरिए निकालेंगे, और वो मैं अभी फिलहाल बता नहीं रहा, मगर ये कि लेट्स से आपके पास इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है और आप उस पर आइगन वैल्यूज अप्लाई करें तो आपके पास दो आइगन वैल्यूज आएंगी, एक 11 आएगी और एक 1 आएगी, और 11 के अक्रॉस जो आइगन वेक्टर होगा वो यू नो ये वाला होगा 2 1, और दूसरे के अक्रॉस जो आइगन वेक्टर होगा वो -1 2 होगा। और ये आइगन वेक्टर्स आपको ये बता रहे होंगे कि ये कौन से वेक्टर्स हैं अ, जिस पे इस ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का असर ये होता है कि सिर्फ उन वो स्केल हो जाते हैं, यानी उनकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, ठीक है, सो बाकी मतलब सिर्फ यानी बाकी कोई और वेक्टर होगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो ये जो दो वेक्टर्स हैं ये खसूसी वेक्टर्स हैं जिनको हम आइगन वेक्टर्स कहते हैं, और बेसिकली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसने इन दो आइगन वेक्टर्स को सिर्फ स्केल किया होगा। ठीक है, सो अब अच्छा मेरी स्टोरी ये होगी कि मैं बजाय इसके कि इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को देखूं, मैं करूंगा ये कि एक इस तरह की मतलब बजाय इसके कि 9 4 और 4 3 ये जो बेसिस वेक्टर्स हैं इनको देखूं, मैं आइगन जो बेसिस वेक्टर्स होंगे, यानी मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को आइगन बेसिस में चेंज करूंगा। ठीक है, और ये भी हम देखें हैं कि हम इसको क्यों करते हैं, यानी मैं इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ, यानी मैं ये नहीं देखना चाहता कि भाई 9 4 1 0 उठ के 9 4 पे चला गया और 0 1 उठ के 4 3 पे चला गया। नहीं, मैं इस तरह नहीं व्यू करना चाहता। मैं आइगन वेक्टर्स को एज अ बेसिस फंक्शन व्यू करना चाहता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि जो लेट्स से आइगन मतलब जो वेक्टर्स थे वो किस तरह चेंज हुए, यानी वो कितने स्केल हुए हैं। ठीक है, और आइगन वेक्टर्स बेसिकली आपको इस यानी ये जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स है इसके यानी बुनियादी कंपोनेंट्स बता रहे होंगे, यानी वो कौन से दो वेक्टर्स हैं कि जिनको इन ये जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स है इसने छेड़ा नहीं है। ठीक है, या उन पे इफेक्ट नेट इफेक्ट इस तरह का डाला है कि उनको सिर्फ स्केल किया है। ठीक है, तो और ये हमने देख लिया था कि ये जो वी है मेरे पास आइगन वेक्टर्स हैं और इस पे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का असर ये होता है कि ये सिर्फ उनको स्केल कर देती है बाय फैक्टर ऑफ लैम्डा। अच्छा, अब ये सारी सारी स्टोरी तो मैंने पहले बताई हुई है कि आइगन वेक्टर्स मैंने निकालने कैसे हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने ये निकाल लिए, सो उसके बाद हमने क्या करना है,
अच्छा, सो सबसे पहले तो मैंने डाटा लिया, और अगर आप उस डाटा के साथ इन आइगन वेक्टर्स को प्लॉट करेंगे ना, तो अब आपको बेसिकली ये जो आइगन वेक्टर्स आए ना यार, हो ये रहा है कि ये आपको जो वेरिएंस है उसके बुनियादी डायरेक्शंस बता रही हैं। यानी जो डाटा की वेरिएंस है, यानी डाटा की जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स थी, उसको जब आप आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स में डिकम्पोज करते हैं और आइगन वेक्टर्स को एज ए बेसिस फंक्शन यूज करते हैं, तो वो बेसिस फंक्शंस या बेसिस वेक्टर्स आपको डाटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, वो दो कंपोनेंट्स के जिनके अक्रॉस डाटा सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वो दे देते हैं। ठीक है, और वो भी इस तरह हो कि वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, वो इसका असर ये हो कि वो इनको दोनों को स्केल्स मतलब वो जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है वो सिर्फ स्केल हो रहे हो। ठीक है। सो अगर आप इस तरह का डाटा होगा और आप उनके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स देखेंगे, तो आपको देखेंगे कि एक 2 1 आ रहा होगा और दूसरा -1 और 2 आ रहा होगा। ठीक है। सो मेन जो डायरेक्शन है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो जो होगी आपके पास, वो उससे आ जाएगी। सो इक्विवेलेंस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन आपको दो बेसिस वेक्टर्स फराहम करती है कि जिनको आप यूज कर सकते हैं फॉर प्रोजेक्शन। ठीक है, यानी अब आप डाटा को ये नहीं कहेंगे कि अच्छा यार, ये जो एक डायरेक्शन थी, ये लेट से उसका कवर्ड एरिया था, दूसरी जो डायरेक्शन थी वो उसकी प्राइस था। अब हर पॉइंट को आप इस इन दोनों बेसिस फंक्शंस के जरिए, नहीं, अगर पहला पॉइंट लेट से ये वाला था, तो आप कहेंगे यार इतना चलो पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट के अक्रॉस और इतना चलो दूसरे प्रिंसिपल कंपोनेंट के अक्रॉस। इसी तरह अगर आपने इस पॉइंट तक जाना है, तो आप कहेंगे यार इतना ज्यादा एक्स चलो और फिर इतना इतना छोटा वाई चलो। ठीक है, यानी ये आपके पास हो ये रहा है कि अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप डाटा को ओरिजिनल फीचर्स के बजाय प्रिंसिपल कंपोनेंट के को एज यूज करें एज ए बेसिस। यानी ओरिजिनल फीचर्स को बेसिस के तौर पर रिप्रेजेंट ना करें, बल्कि जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है उनको एज बेसिस वेक्टर्स यूज करें और उनके जरिए हर पॉइंट पर आइटरेट करें। ठीक है। तो अब आपने किसी भी लेट्स से इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो आप कहेंगे यार इतना ज्यादा एक्स डायरेक्शन में चलो और फिर इतना ऊपर दूसरे प्रिंसिपल कंपोनेंट। सो ये दोनों प्रिंसिपल कंपोनेंट आपको डायरेक्शन बता रहे हैं। और लेट्स से आपके पास आप करते ही हैं कि दो प्रिंसिपल कंपोनेंट आए थे, एक छोटा था। लाइक छोटे से क्या मुराद है? छोटे से मुराद ये कि उसकी आइगन वैल्यू कम थी और दूसरे की 11 गुना ज्यादा थी। तो आपने किया ये कि चलो यार क्यों ना इसको, मतलब ये छोड़ो कि दूसरे प्रिंसिपल कंपोनेंट को हटा ही दो, एक ही प्रिंसिपल कंपोनेंट लो और उस पे सारे के सारे डाटा को प्रोजेक्ट कर दो। ठीक है, यानी अब हमारे डायमेंशनलिटी डिटेक्शन कैसे करनी है? यानी आपने लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के क्रॉस कंपोनेंट उठाना है और सारे के सारे डाटा को उस पे प्रोजेक्ट कर देना है, मेन जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसके। अब ये जो आया है आपके पास, ये 2D से 1D में डाटा ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है। अच्छा, ये तो विजुअल स्टोरी होगी। अभी न्यूमेरिकली कैसे करनी है ये मैं बाद में आता हूँ, मगर बहरहाल आपने सो ये काम आपका मतलब ये तो 2D 1D में हम आ जाते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि लेट्स से वो जो 5D था, यानी 5D का केस मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घर थे और हर घर के 5 एट्रीब्यूट थे मेरे पास। ठीक है, मतलब मैं 5, यानी 5D प्लॉट तो मैं कर नहीं सकता। तो ये तो मेरे पास, और हो सकता है इसमें से पर यानी हर कॉलम में चूंकि एक फीचर है, तो पहले 3 कॉलम्स आपस में रिलेटेड हो फॉर एग्जांपल, और आखिरी 2 आपस में रिलेटेड हो, या कुछ भी और रिलेशनशिप हो सकती है। मैंने अब करना ये है कि 5x5 की कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनानी है। अच्छा, ये कैसे बनानी है? वेल, अगर आप ये देखें सबसे टॉप पे, तो ना यहाँ पे आपके पास ये जो पहला कॉलम है या पहला फीचर, उसकी वेरिएंस है। यहाँ पर दूसरे फीचर की वेरिएंस है। वेरिएंस से क्या मुराद है? यानी x2 को उठाता हूँ ना मैं, तो 12 नंबर्स आते हैं मेरे पास, उनकी मैं वेरिएंस निकालता हूँ तो वो इधर आएगी। इसी तरह जो ये तीसरे फीचर की वेरिएंस है, यानी x3 को, यानी जो तीसरा फीचर है उसको मैं नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते जाऊँ, हर वेरिएंस कैसे निकालता हूँ मैं? x माइनस मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 चाहिए। सो यानी यूं करके इस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, और ये सारी की सारी ऑपरेशन मैंने उस वक्त करना है जब मैं मतलब डाटा को सेंटर कर दूं अराउंड मीन। यानी सबसे पहला तो स्टेप ये था ना कि मैंने डाटा को नॉर्मलाइज करना है, या उसको अगर यानी एवरेज यानी सेंटर करना है। ठीक है।
यानी इससे मुराद ये है कि मेरे पास लेट्स से सबसे पहला जो वेक्टर आया x1, मैंने इन 12 एलिमेंट्स का मीन निकाला और इसमें से भी मीन को माइनस किया, इसमें से भी उस मीन को माइनस किया, नहीं हर वैल्यू में से मीन को माइनस करता गया। दूसरे कॉलम का मीन निकाला और उस वैल्यू में से उस मीन को माइनस करता गया। तीसरे कॉलम का मीन मीन निकाला और उसमें से उस मीन को माइनस करता गया। यानी मेरे पास अब x1, x2, x3, x4, x5 अराउंड 0 सेंटर्ड है। अच्छा, उसके बाद मैंने किया ये कि ये जो वेरिएंस थी, मतलब ये एक 1D वेक्टर है, इसकी वेरिएंस ली। ये एक मेरे पास 2D वेक्टर आया सेंटर करने के बाद, उसकी वेरिएंस ली। फिर इसी तरह इसकी वेरिएंस, तीसरे कॉलम की वेरिएंस, चौथे कॉलम की वेरिएंस, पांचवें कॉलम की वेरिएंस। ये जो आ रही है ये क्या है? वेल ये है पहले की वेरिएंस को वेरिएंस दूसरे से, ठीक है? यानी इन दोनों को आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया, ऐड किया और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐड किया। ये है मेरे पास पहले और तीसरे कॉलम की वेरिएंस, ठीक है? ये है मेरे पास पहले और चौथे कॉलम की वेरिएंस। इसी तरह ये जो वैल्यू है ये मेरे पास पहले और पांचवें कॉलम की कोवेरिएंस है। यानी मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ऐड किया। और लाइकवाइज ये वाली वैल्यू सेम आएगी, यानी ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, इसकी वाली वैल्यू इसके इक्वल है, ठीक है? सो इस तरह करते-करते फिर इसी तरह अगर आपने लेट्स से ये वाली वैल्यू निकालनी है तो ये बेसिकली दूसरे फीचर की तीसरे फीचर के साथ वेरिएंस है, ठीक है? यानी कि इन दोनों की आपस में, ठीक है? फिर इसी तरह लाइक दूसरे रो के लिए आप ये आपका मेन फीचर है और बाकी जो चारों थे उनके साथ आपने उसकी वेरिएंस निकाल ली। ये काम आपने कर लिया, ठीक है? सो आपके पास कोवेरिएंस मैट्रिक्स बन गई। अच्छा, उसके बाद आपने किया ये कि ये जो 5 क्रॉस 5 की कोवेरिएंस मैट्रिक्स आई है इसकी आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन की। अब होपफुली आप आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन करेंगे और मतलब और लेट्स से आपके पास अगर ये तो 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है तो आपके पास 5 आइगन वेक्टर्स आ जाएँगे, अगर तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, फीचर्स आपस में। और आपने फिर उसको स्मॉल से यानी उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी आपने करना ये कि हर फीचर वेक्टर की आइगन वैल्यू आई है, तो आप लेट्स से कहते हैं कि टॉप के 2 आइगन वेक्टर्स उठा लें, यानी वो 2 वेक्टर्स जिनकी सबसे ज़्यादा आइगन वैल्यू है। अब आप कर ही सकते हैं कि उन 2 आइगन वेक्टर्स को प्लॉट करें। जब आप उन 2 आइगन वेक्टर्स को प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि बेसिकली 2 आइगन वेक्टर्स बेसिकली एक उनका जो स्पैन होता है वो बेसिकली एक प्लेन होता है, ठीक है? अब आपने करना ये है कि वो जो 5 डायमेंशनल पॉइंट्स थे ना, यानी वो जो हर पॉइंट जो कि 5 डायमेंशन में लिखा होता है, आपने उसको इस प्लेन पे प्रोजेक्ट कर लेना है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट ये तो करने से न्यूमेरिकली कैसे करना है ये मैं भी बताता हूँ। मगर बहरहाल आप एक दफ़ा वो कर लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अब बेसिकली आपके पास 5D से 2D पे आप मूव कर गए। प्रोजेक्शन के बाद आप एक 2D स्पेस यानी हर पॉइंट को बजाय 5 नंबर्स के रिप्रेजेंट करने के आप हर पॉइंट को 2 नंबर्स के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? यानी जो लेफ्ट साइड ये जो टेबल है इसमें आपने हर पॉइंट को 5 नंबरों के ज़रिए किया हुआ है। इस अब मैं हर पॉइंट को 2 नंबर्स के ज़रिए कर सकता हूँ। ठीक है? अच्छा, अब मैं इस पे आ जाता हूँ कि प्रोजेक्शन से क्या मुराद है? ठीक है? अच्छा, बल्कि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। अच्छा, अब मैंने ये काम जो किया हुआ है यार, ये मैटलैब पे किया हुआ है, मगर मैं इसका अभी पाइथन का कोड भी दिखा देता हूँ, इसमें ज़्यादा कोई साइंस नहीं है। अच्छा, से क्या आपके पास इस तरह की कोई ना कोई डाटा मैट्रिक्स थी जो कि इस तरह की बनती थी। लेट्स से आपके पास 10 घर हैं और हर घर के आपके पास 3 फीचर्स हैं। ठीक है? यानी जिस तरह हमने अभी तक 5 फीचर्स हैं, अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 घर हैं और 10 घर के 3 फीचर्स हैं। अच्छा, अभी और उसके बाद मैंने किया ये कि पहले कॉलम में से पहले कॉलम में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसमें यानी पहले कॉलम पे जो 10 वैल्यूज़ हैं उनका मीन निकाला और पहले कॉलम की हर वैल्यू में से उसका मीन माइनस करते गए, ठीक है? इसी तरह दूसरे कॉलम का मीन निकाला और दूसरे कॉलम पे जो टॉप की वैल्यू थी 4 उसमें से मीन माइनस किया, 1 में से भी वही मीन माइनस किया, 3 में से भी वही मीन माइनस किया। इसी तरह तीसरे कॉलम का मीन निकाला और ये ऑपरेशन करने के बाद यानी कि अगर मैं इसको ये देखूँ तो बेसिकली इसको मैं इवैल्यूएट करूँ तो आप देखेंगे कि सो
पहले कॉलम का जो मीन आएगा वो 6.9 आएगा, दूसरे कॉलम का मीन आएगा 3.5, तीसरे कॉलम का मीन आएगा 5.1, और आपने इस वैल्यू को हर वैल्यू में से माइनस कर दिया। ठीक है, जब आपने माइनस किया तो आपके पास बेसिकली यही डाटा जो 743418 इस तरह करके था, अब आपके पास इस यानी पॉइंट्स में आ गया। और पॉइंट्स में भी इस तरह है कि अगर आप ये जो आपको नजर आ रहा है, अगर आप इसका पहले कॉलम लें और पहले कॉलम का मीन निकालें तो आपके पास 0 आएगा। इसी तरह दूसरे कॉलम लें, दूसरे कॉलम पे जो 10 एलिमेंट्स हैं उनका मीन निकालें, वो 0 आएगा। करके देख लें बेशक इसको, ठीक है। इसी तरह तीसरा कॉलम पे जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं, अगर आप उनका मीन लेंगे तो मीन 0 आएगा। यानी अब आपके पास जो डाटा है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की है कि वो अराउंड 0 सेंटर्ड है। उसके बाद हमने किया ये कि कोवेरियंस मैट्रिक्स निकाली। कोवेरियंस मैट्रिक्स मैंने निकाली। अब चूंकि डाटा मेरे पास 3D है, तो 3x3 की कोवेरियंस मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अब ये कोवेरियंस मैट्रिक्स आ गई और इसमें भी अगर आप देखें तो ये सिमेट्रिक है। यानी सिमेट्रिक से मुराद ये है कि अगर आप उसको ट्रांसपोज लेंगे तो बेसिकली इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, सो ये तो आ गई मेरे पास 3x3 की कोवेरियंस मैट्रिक्स। उसके बाद मैंने की इसकी आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। ठीक है, अच्छा ये मैं बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहा हूँ। मगर ये कि मैं हाथ से भी किया जा सकता है काम, मगर ये कि चूंकि मेरे पास मैटलैब में फंक्शन अवेलेबल है तो मैं बिल्ट इन फंक्शन यूज कर सकता हूँ। अच्छा, पाइथन पे भी एग्जैक्टली यही काम हम करेंगे, अभी मैं बाद में बताता हूँ कैसे। बहरहाल मैंने आइगन वेक्टर्स निकाल लिए और मैंने आइगन वैल्यूज निकाल ली। अच्छा, अभी जो आइगन वैल्यूज आई हैं मुझे कह ये रही है कि यानी कि जो तीन बेसिक वेक्टर्स आए थे ना, उसमें से इन तीनों में से सबसे जो बड़ा वेक्टर है वो तीसरा वाला वेक्टर है। यानी अगर आप देखें तो पहले वेक्टर की आइगन वैल्यू 0.7499 है, दूसरे वेक्टर की आइगन वैल्यू जो है वो 3.67 है, और जो तीसरा वेक्टर है उसकी 8.2739 है। ठीक है, अच्छा, सो और ये जो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं, ये जो यानी इससे मुराद ये कि जो तीसरा वेक्टर यानी कि मैं ये जिसमें जो तीसरा कॉलम नजर आ रहा है ना आइगन वेक्टर्स का, ये सबसे बड़ा है और दरमियान वाला उससे छोटा है और लेफ्ट मोस्ट साइड वाला सबसे छोटा है। ठीक है, इसलिए कि आइगन सॉरी ये जो आइगन वैल्यू की मैट्रिक्स बन रही है ये इस तरह की बन रही है कि पहले कॉलम की सबसे छोटी है, उसके बाद दूसरे कॉलम की उससे बड़ी है, तीसरे कॉलम की सबसे बड़ी है। तो एक्चुअल में इससे मुराद ये कि यू नो मैं अगर इसको उस तरह देखना चाहूँ कि ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल तो 3D में था, मगर ये कि अब मेरे पास जो तीन आइगन वेक्टर्स बन रहे हैं, तीसरा वाला सबसे बड़ा है और दूसरा वाला जो है उससे छोटा है और पहला वाला सबसे छोटा है। ठीक है, यानी इसको यूं इमेजिन करें कि अगर आप देखें तो इसमें भी इस केस में भी ना हमने देखा था कि अगर 5 फीचर्स थे तो 5 आइगन वेक्टर्स आते हैं। ठीक है, उन 5 में से अभी तक तो मैंने शो टू मतलब दो ही सेलेक्ट किए थे, मगर ये कि मैं अगर सेलेक्ट ना करूं तो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि जो 5 के 5 वेक्टर्स आएंगे, मतलब उन जो आपके पास जिस तरह यहाँ पे 2D डाटा था और उस 2D डाटा के लिए आपके पास दो आइगन वेक्टर्स आए थे। ठीक है, और वो दोनों आइगन वेक्टर्स आपको बेसिकली डाटा की डायरेक्शन बता रहे थे। यानी पहला आइगन वेक्टर ये बता रहा था कि जो पहला मतलब अगर आपका डाटा है वो सबसे ज्यादा इस डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके बाद फिर उसकी ऑर्थोगोनल जो डायरेक्शन थी वो दूसरे आइगन वेक्टर की थी। ठीक है, सो अगर आपके पास 2D डाटा है तो दो आइगन वेक्टर्स आएंगे, अगर आपके पास 3D डाटा है तो तीन आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। अब ये जो तीन आइगन वेक्टर्स आए हैं, यानी इस केस में ये मुझे ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि पहला जो आइगन वेक्टर है वो पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट सॉरी जो तीसरा आइगन वेक्टर है क्योंकि उसकी आइगन वैल्यू सबसे ज्यादा है। ठीक है, सो ये जो तीसरा आइगन वेक्टर है ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है डाटा इसके अक्रॉस, फिर दूसरे के अक्रॉस और फिर पहले के अक्रॉस। ठीक है, अच्छा, अब मैंने वो जो आपको बताया था ना प्रोजेक्शन लेनी है, यानी हमने ये देखा था कि हम कह रहे थे भाई कि आपने डाटा को प्रोजेक्ट करना है। यानी इस वेक्टर पे यानी हमने देखा था किसी पॉइंट पे जाके हमने इस वेक्टर पे सारे के सारे जो पॉइंट्स थे उनको प्रोजेक्ट कर दिया था। ठीक है, यानी कि जो सारे के सारे पॉइंट्स थे मेरे पास, यानी मैं ये कह सकता था कि भाई अब हर पॉइंट पे बजाय इसके कि ओरिजिनल वैल्यू पे हो, तो अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि हर पॉइंट को ना आपने करना ये कि हर पॉइंट को ये देखना है कि आइगन वेक्टर पे आपने कितना चलना है। यानी ये पॉइंट मतलब ये जो लेट्स से ये पॉइंट है, आप इसका कह सकते हैं कि भाई एक तो इतना एक्स डायरेक्शन में चलो, एक्स आपके पास एक फीचर है, ये दूसरा फीचर है। ठीक है,
सो पहले फीचर पे इतना चलो, दूसरे फीचर पे इतना चलो, ठीक है? मगर अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा, मैं आपसे कहूँगा पहले वेक्टर पे इतना चलो और दूसरे वेक्टर पे इतना चलो। कितना चलो पहले वेक्टर पे और कितना चलो दूसरे वेक्टर पे, ये बेसिकली आपको प्रोजेक्शन बताएगी, ठीक है? यानी अगर आप इसको इधर प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यार इतना मैंने चलना है अलोंग फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट। ये मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि कैसे करना है। अच्छा, और ये आपने ऐसे करना है कि बेसिकली आप आइगन वेक्टर्स के इनवर्स, अच्छा सो इससे भी इम्पोर्टेंट, और यहाँ भी यार वही चीज आ जाती है आइगन बेसिस की जो कि मैंने शायद डिस्कस की थी। अच्छा देखें अगर तो आपके पास कोई इस तरह की मैट्रिक्स है जो कि आपके पास डिफरेंट मतलब वो जो जेनिफर की एग्जांपल थी कि एक मैट्रिक्स है, यानी कि हम हर पॉइंट पे जेनिफर के बेसिस वेक्टर्स के जरिए पहुंच सकते हैं और अपने जो 1 0 0 1 के जो बेसिस वेक्टर्स हैं उनके जरिए पहुंच सकते हैं। अगर आप इस तरह की कोई मैट्रिक्स बनाते हैं जो कि जिस तरह के जो कि प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं, यानी ये बेसिकली लेट्स से पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट है, ये दूसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट है, और आपने प्रिंसिपल कंपोनेंट यानी प्रिंसिपल वेक्टर्स को ही, यानी आइगन वेक्टर्स को ही बेसिस वेक्टर्स अज्यूम किया हुआ है। तो ये अगर आपने कोई इस तरह की मैट्रिक्स बनाई है, तो अगर आप उस मैट्रिक्स को जो कि लेट्स से जेनिफर की मैट्रिक्स थी, अगर आप उसको उन पॉइंट्स के साथ अप्लाई करेंगे जो कि प्रोजेक्टेड पॉइंट्स हैं, यानी जो कि वही पॉइंट्स मगर ये कि जेनिफर की बेसिस में एक्सप्रेस हुए हैं, या यूं कहें कि ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो कि पीसीए बेसिस में एक्सप्रेस हुए हैं। अगर आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स ए से, तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्चुअल में जो फीचर वाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, सो एक्स नॉट और वाई नॉट से मुराद ये कि आपके पास जो ओरिजिनल फीचर्स थे, ये पहला फीचर है, ये दूसरा फीचर है। लेट्स से आपके पास घर था, सो हर घर के आपके पास लेट्स से कवर्ड एरिया था, वो एक्स नॉट है, और उसकी जो प्राइस है वो वाई नॉट है। ये एक्स जे और वाई जे प्रोजेक्शन है जो कि आपने फाइंड करनी है, ठीक है? यानी आपने एक घर को, जो कि आपको मैंने कहा कि इतना एक्स चलो इतना वाई चलो, आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे ये बताओ कि पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट के अक्रॉस कितना चलना है और दूसरे प्रिंसिपल कंपोनेंट के अक्रॉस कितना चलना है। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये बेसिकली इसकी क्वालिटी, मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस है, यानी अगर मैं प्रिंसिपल वेक्टर्स को एज अ बेसिस वेक्टर्स रिप्रेजेंट करूं, तो बाय डेफिनेशन ये करती है कि अगर मैं प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करूं उससे, तो मेरे पास एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। और जो रिवर्स है ये उल्टा है, यानी अगर मैं इसके इनवर्स को, यानी अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट्स आ जाएं गिवन रियल कोऑर्डिनेट्स, तो मैं करूंगा क्या कि उस इस मैट्रिक्स के इनवर्स को मल्टीप्लाई करूंगा जो एक्चुअल में मेरे पास डाटा है, तो मेरे पास प्रोजेक्टेड डाटा आ जाएगा। ठीक है, ये वही वाली स्लाइड है जो कि हमने डिस्कस की थी। सो हम ये काम करने लगे, यानी वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो कि प्रिंसिपल वेक्टर्स, यानी जिसके अंदर प्रिंसिपल वेक्टर्स एज बेसिस कंपोनेंट्स इनकैप्सुलेटेड हैं, मैं उसके इनवर्स को एक्चुअल में जो मेरे पास हर घर के जो एक्स वाई है उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास प्रोजेक्शन आ जाएगी, यानी वही पॉइंट्स एक्सप्रेस्ड इन पीसीए बेसिस। सो ये काम मैंने इधर ये किया। अच्छा, ये जो आइगन वेक्टर्स की मैट्रिक्स है ना, ये वही वाली मैट्रिक्स है जो कि मैं जेनेवर की मैट्रिक्स की बात कर रहा था। अच्छा, इसमें एक तो ऑर्डर, सो अभी तो हमने ये देखा कि ये तो, यानी ये लाजमी नहीं है कि मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यानी इसमें हमने देखा था कि पहले जो वेक्टर है, यानी जो पहला बेसिस वेक्टर है उसकी आइगन वैल्यू कम है, दूसरे की उससे ज्यादा है और तीसरे की सबसे ज्यादा है, ठीक है? सो ये आइगन वैल्यू किसकी कम है किसकी ज्यादा है ये अभी मैटर नहीं कर रहा, अभी तो हमने सिर्फ प्रोजेक्शन देखनी है। यानी मैंने हर पॉइंट को एक्स नॉट और वाई नॉट के बजाय, यानी जो दो लेट्स से जो हमने जेनिफर वाली एग्जांपल देखी, उसके दो कोऑर्डिनेट्स के बजाय अपने कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करना है। सो आइगन ये जो मैट्रिक्स आई है 3 क्रॉस 3 के आइगन वेक्टर्स की, इसके इनवर्स से मैंने मल्टीप्लाई करने हैं अपने पास जो डाटा है, ठीक है, हर पॉइंट। अच्छा, जो हर पॉइंट है ना वो यूं समझ लें, अच्छा ये आपने शायद उसमें किया हो, एक्चुअल में तो 10 क्रॉस 3 है मगर मैंने इसको 3 क्रॉस 10 बनाना है, यानी मैंने हर पॉइंट को कि एक कॉलम में एक्स वाई जी आना चाहिए, ठीक है? यानी वो हमने इधर देख लिया था कि क्यों, यानी मैं चाहता ये था कि
ये जो पॉइंट है, ये तो एक पॉइंट है ना, x नॉट y नॉट, ठीक है। सो एक्चुअल मुझे ये करना है। सो ये तो एक घर का है। अगर आपके पास दो घर हैं तो आप इसके साथ वाले कॉलम में दूसरे घर के एक्स वाई लिखते हैं। अगर तीन घर हैं तो उसके साथ वाले कॉलम में तीसरे घर के एक्स वाई लिखते हैं। वो अगर आपने असाइनमेंट की तो आपने मैंने आपको कहा था कि मतलब ये सेम ऑपरेशन आप अगर 100 घर हैं तो इसमें 100 कॉलम्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये बजाय इसके कि एक घर के लिए अप्लाई करें और फिर ये मैट्रिक्स एक लूप चला के अप्लाई करें, मैंने आपको असाइनमेंट में ये कहा था कि आप ये काम पैरालाइज कैसे कर सकते हैं। और पैरालाइज करने से बना दिए कि आपने 2x1 के बजाय अगर इसको 2x100 की एक मैट्रिक्स बना लें तो आपके पास यही सेम ऑपरेशन अप्लाई होगा और आउटपुट भी आपके पास 2x1 के बजाय 2x100 की प्रोजेक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे। यानी 100 घरों के प्रोजेक्शन पॉइंट्स आपके पास इकट्ठे आ जाएंगे अगर आप कॉलम वाइज स्टैक करते जाएं अपने पास डिफरेंट घर के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको, ठीक है। और लाइकवाइज आपके पास यहाँ पे भी यानी अगर ये 2x100 की मैट्रिक्स है तो इधर भी 2x100 की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। यानी 2x2 का इन्वर्स 2x2 ही होता है। 2x2 मल्टीप्लाई बाय 2x100 इज 2x100। यानी आपके पास 100 घरों की प्रोजेक्शन इकट्ठी आ जाएगी अगर आप कॉलम वाइज स्टैक कर लें। सो बेसिकली यहाँ पे मैं यही करने लगा हूँ। ये जो 10x3 की मैट्रिक्स थी मैंने ये बेसिकली ट्रांसपोज का है, ठीक है। सो ये बेसिकली अगर आप देखें तो अब मैंने अगर तो मेरे पास ओरिजिनल डाटा था जो कि नॉर्मलाइज वर्जन था वो 10x3 का था, तो अब मैंने उसको उल्टा कर लिया, ट्रांसपोज कर लिया। यानी मैंने कहा ये कि हर जो आउटपुट मैट्रिक्स है अब ये 3x10 की है और 3x10 से मुराद ये कि 10 घरों का डाटा 10 कॉलम्स में इनकैप्सुलेटेड है। उसके बाद मैंने इसको इसके इनवर्स सो आइगन वेक्टर्स। सो एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप ये जो 3x3 की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बन रही है ना, यानी जिसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट्स यानी आपके या यूके के आपके पास आइगन वेक्टर्स पड़े हैं, इसका जो इन्वर्स है ना ये इसके ट्रांसपोज के इक्विवेलेंट है। यानी ये जो 3x3 की मैट्रिक्स है इसकी खसूसियत ये है कि अगर आप इसका इन्वर्स निकालेंगे ना तो वो इसकी ट्रांसपोज के इक्विवेलेंट है। यानी यूनिटरी मैट्रिक्स। अब ये यार इतना टाइम नहीं है कि मेरे पास वो सारी सारी चीजें बताऊं, मगर ये कि बाद मैट्रिक्स इस तरह की होती हैं जो कि यानी जिनका इन्वर्स आपके पास उसके उनके ट्रांसपोज के इक्विवेलेंट होता है। सो यूं समझ लें मैंने उसका इन्वर्स लिया और उसके इन्वर्स को डाटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह के मैंने इधर देखा है, सॉरी, यानी मैंने ये काम किया, इन्वर्स लिया और उसको डाटा से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास प्रोजेक्टेड पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्टेड पॉइंट्स आए हैं ना, वेल अगर आप देखें तो इसमें आपको सबसे जो टॉप रो है आइगन रिप्रेजेंटेशन वो आपके ये वेरिएबल नेम है। ये आपको ये कह रहा है कि 3x10 के यानी आपके पास हर घर के जो 10 घर थे तो बेसिकली अब ये आपके पास प्रोजेक्टेड पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। यानी हर घर को अब मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से अगर जो पहला घर था मैं ये कह रहा था कि 0.1 टाइम्स पहला फीचर प्लस 0.5 टाइम्स दूसरा फीचर और -2.1 टाइम्स तीसरा फीचर। अब ये हम कह रहे हैं कि नहीं यार, -0.1068 टाइम्स पहला फीचर प्लस या यूं के -0.1731 टाइम्स दूसरा फीचर और -2.1514 टाइम्स तीसरा फीचर। यानी जो पहला घर था वो मेरे पास अब जो ओरिजिनल फीचर्स थे उनके बजाय जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के जरिए एक्सप्रेस हुआ हुआ है, ठीक है। सो ये अब आपके पास जो आई है ये 3x10 की, जो ऊपर आपके पास साइज नजर आ रहा हो अगर सबसे टॉप लाइन पे आइगन रिप्रेजेंटेशन कॉलन 3x10 डबल, ठीक है। सो ये आपको ये कह रही है कि 3x10 की एक मैट्रिक्स आई है और ये बेसिकली आपके पास यूँ समझ लें प्रिंसिपल वेक्टर के क्रॉस रिप्रेजेंटेशन है 10 घरों की, ठीक है। यानी कि मैं आपको ये कह रहा था कि आपने करना ये है कि इसमें हर घर को यानी फॉर एग्जांपल ये जो घर है बजाय इसके कि आप इतना चलें और फिर इतना चलें, मैं आपको कहता हूँ नहीं यार, पहले इतना चलें और फिर इतना चलें। सो पहले ही कितना चले और फिर कितना चले, ये बेसिकली आपके पास ये वाला आ रहा है। यानी ये जो नंबर्स आपका शो कर रहे हैं ये पहले कॉलम में ये बेसिकली आपके पास पहले घर को शो कर रहे हैं कि पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट के अक्रॉस आपने -0.1068 टाइम्स चलना है, ठीक है। फिर दूसरे के अक्रॉस आपने -0.1731 टाइम्स चलना है, इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर तो आप
लेट्स से आइगन यानी सारे के सारे प्रिंसिपल कंपोनेंट, यानी अभी अभी मैंने किया ये कि अभी मैंने सारे के सारे आइगन वेक्टर्स रखे हैं। यानी मैंने ये नहीं कहा कि जो टॉप के आइगन वैल्यू के क्रॉस वेक्टर था वो उठाओ, यानी मैंने ये नहीं कहा कि तीसरा आइगन वेक्टर उठाओ, मैंने कहा कि सारे को सारों को यूज करो। अगर तो मैं सारे को सारों को यूज करता हूँ ना, तो ये रिवर्स ऑपरेशन भी पॉसिबल है। यानी कि रिवर्स ऑपरेशन कैसे पॉसिबल है? यानी अगर मेरे पास प्रोजेक्शन आ गई है तो मैं ये कर सकता हूँ कि ए को मल्टीप्लाई करूँ और वापस ओरिजिनल पॉइंट्स मेरे पास आ जाए। ठीक है। सो सेम स्टोरी मैं ये करता हूँ कि भाई क्यों ना मैं ये करूँ कि जो सेम मैट्रिक्स आ रही है आइगन वेक्टर मैट्रिक्स, उसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है। यानी सिंपल मैट्रिक्स को, जो मेरे पास जो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स थी, मैंने उसको डाटा के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास रिकंस्ट्रक्टेड डाटा आ गया। रिकंस्ट्रक्टेड डाटा, अच्छा ये ट्रांसपोज मैंने आखिर में इसलिए लिया है कि मैं चाहता हूँ, यानी ये तो 3x3 की मैट्रिक्स है, ये है 3x10। सो 3x3 जब मल्टीप्लाई होगा 3x10 से, तो आपका आंसर 3x10 आएगा। मगर जब आप ट्रांसपोज कर लेंगे तो 10x3, यानी इसका आंसर, यानी अगर ट्रांसपोज करने के बाद आप देखेंगे तो 10x3, यानी 10 घर और 3 कॉलम। और अगर आप ये देखें तो ये रिकंस्ट्रक्टेड डाटा जो है, अगर आप देखें तो ये रिकंस्ट्रक्टेड डाटा जो नॉर्मलाइज्ड डाटा है ना, उसके इक्विवेलेंट है। यानी एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है। अगर आप देखें, ये मैं ऊपर वेरिएबल चेंज हो रहा है, यानी मैं इधर क्लिक करता हूँ तो अब रिकंस्ट्रक्टेड डाटा आ रहा है, और फिर मैंने डाटा नॉर्मलाइज पे क्लिक किया तो यानी कि कोई फर्क नहीं है। यानी एग्जैक्ट रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है अगर मैं, जो मेरे पास प्रिंसिपल कंपोनेंट, यानी हर घर जो कि प्रिंसिपल कंपोनेंट की बेसिस में रिप्रेजेंट हुआ था, मैं उसको वापस अपनी बेसिस में भी ला सकता हूँ। ठीक है। वही जो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स मैट्रिक्स है उसके जरिए। एक और अच्छा, इसमें एक और भी चीज है। जनाब वो ये है कि जो हमने चेंज ऑफ बेसिस में एक और बात ये की थी कि अगर मेरे पास लेट से सॉरी, वो आइगन बेसिस में ही होगी। यार ये अगर आपको याद हो ना, तो हमने कहा था लेट से एक मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, मैंने उसको आइगन आइगन वेक्टर्स में डिकम्पोज किया। यानी इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को मैंने डिकम्पोज किया तो पहला आइगन वेक्टर ये आया, दूसरा आइगन वेक्टर ये आया। अगर तो मैं इसको इस तरह लिख दूं ना कि आइगन वेक्टर्स की जो मैट्रिक्स आ रही है उसके इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करूं और फिर मैं मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स बनती है। और ये डायगोनल मैट्रिक्स मेरे पास ये मुझे ये कह रही है कि आपके पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ना, इसका नेट इफेक्ट ये है कि ये पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट को 3 गुना बढ़ाती है, और जो दूसरे प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसको 2 गुना स्ट्रेच करती है। ठीक है। सो आपने किया ये कि लेट से एक मतलब इसको मैं स्टोरी को दोबारा से रिपीट करूं। लेट से आपके पास एक ही ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स थी, पहला आइगन वेक्टर ये आया, दूसरा आइगन वेक्टर ये आया, या यूं कहें कि हमारे पास ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स थी, उस कोवेरिएंस मैट्रिक्स का पहला कंपोनेंट ये आया प्रिंसिपल कंपोनेंट, या और दूसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट ये आया। ठीक है। हमने किया ये कि उसको, अगर चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स यानी प्रिंसिपल वेक्टर्स को मैं बेसिस वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, और फिर मैं इसको आपस में करूं यानी इनवर्स के साथ सैंडविच, तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को मैं, यानी सेम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेस होगी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ माय बेसिस कंपोनेंट्स। यानी आइगन वेक्टर्स के जरिए ये करने का मकसद ये है कि ये आपको ये बताएगी कि जो पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट था वो कितना, अभी इसको विजुअली देखें, यानी पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट स्ट्रेच हुआ है, दूसरा भी स्ट्रेच हुआ है।
ये कितना स्ट्रेच हुआ है 3 दफा, और ये कितना स्ट्रेच हुआ है दो गुना, ठीक है। यानी सेम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, मैंने उसको अगर इस तरह एक्सप्रेस करूंगा ना, या यूं कि इस मैट्रिक्स के जरिए अगर मैं एक्सप्रेस करूंगा, तो ये मैट्रिक्स मुझे ये बता रही होगी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जिसको आपने आइगन वेक्टर्स के जरिए रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसमें जो पहला आइगन वेक्टर है वो कितना स्ट्रेच हुआ है और दूसरा आइगन वेक्टर कितना स्ट्रेच हुआ है, ये गारंटी है कि ये दोनों जीरो होंगे। यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी, और ये आपको ये कह रही होगी कि पहला जो आइगन वेक्टर है 1 0 वाला, ये 3 गुना स्ट्रेच हुआ है, और जो दूसरा आइगन वेक्टर है -1 1 वाला, ये 2 गुना स्ट्रेच हुआ है। सो सेम स्टोरी मैं इधर रिपीट कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई उसका इन्वर्स लो, जो कोवेरियंस मैट्रिक्स थी जिसको मैंने डिकम्पोज किया था उसको बीच में रखो, और फिर उसके मतलब जो सेम स्टोरी थी उसके उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास इस तरह की आएगी, और ये अगर आप देखें तो डायगोनल मैट्रिक्स एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है ये जो आइगन वैल्यूज आई थी उसकी, यानी एक्चुअल में ये आइगन वैल्यू जो थी 0.7499, यानी ये जो डायगोनल मैट्रिक्स थी ये एग्जैक्टली आइगन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी ऑब्वियसली मैं कह ये रहा हूँ कि भाई पहला वेक्टर जो आ रहा है उसको 0.7499 का स्ट्रेच 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 करो, जो दूसरा वेक्टर आ रहा है उसको 3.67 टाइम्स स्ट्रेच करो, और तीसरा जो वेक्टर आ रहा है वो उसको 8.27 टाइम्स स्ट्रेच करो, ठीक है। सो ये बेसिकली यानी जो डायगोनल मैट्रिक्स थी वो मुझे ये कहती थी कि पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट इतना स्ट्रेच हुआ, दूसरा इतना स्ट्रेच हुआ, और तीसरा इतना स्ट्रेच हुआ, ठीक है। अच्छा, फाइनली मैं एक और काम कर सकता हूँ, यानी अब हम आते हैं कि वो हमने जो डाटा को कंप्रेस करना था वो कैसे करेंगे। मैं ये कर सकता हूँ कि भाई आइगन वेक्टर्स, यानी जो आइगन डायगोनल मैट्रिक्स थी वो मुझे ये कह रही थी कि भाई जो थर्ड कंपोनेंट है ना उसका वेट सबसे ज्यादा है, यानी उसका वेट है 8.27, सेकंड का है 3.67, तो पहले का तो से भी कम है। सो क्यों ना मैं सिर्फ तीसरे वेक्टर को उठाऊं, ठीक है। यानी इसका इस मैट्रिक्स का जो तीसरा वेक्टर था आइगन आइगन वेक्टर्स का जो तीसरा बन रहा था, सिर्फ उसको उठाऊं, और यही ये सेम काम, यानी ये जो दो लाइन, यानी मैं बजाय इसके कि मैं सारी की सारी मैट्रिक्स को यूज करूं, क्यों ना मैं एक वेक्टर को यूज करूं। अब अगर मैं एक वेक्टर को यूज करता हूं तो आप देखेंगे कि ऑब्वियसली जो आइगन रिप्रेजेंटेशन है वो भी आपके पास एक ही नंबर से हो रही होगी। यानी कि ये हमने देखा था कि ऑब्वियसली अगर मैं मतलब यूं चलाऊं कि सिर्फ किसी एक वेक्टर को उठा लूं, ठीक है, और किसी एक वेक्टर को उठा के मैं करूं करूं ये कि भाई क्यों ना इस तरह का काम करो कि मतलब एक ही वेक्टर पे सारे के सारे डाटा पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कर दो, ठीक है। तो अब ये आपके पास एक लाइन में, यानी एक मतलब यूं समझिए जितने घर थे उतने आपके पास नंबर्स आ जाएंगे जो कि पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट के अक्रॉस प्रोजेक्शन आपकी बता रहे होंगे। सो सेम काम अगर आपने इस तरह करना है तो आप ये कर सकते हैं कि भाई बजाय इसके कि यहाँ पर थ्री मतलब इतनी मतलब ये जो मैट्रिक्स थी, बजाय इसके कि आप 3 क्रॉस 3 की लेते, आप सिर्फ पहला वेक्टर उठाएं उसका और सेम स्टोरी रिपीट करते जाएं। तो अब आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन आएगी वो भी ऑब्वियसली 10 नंबर्स आएंगे, 1 क्रॉस 10 की डबल वो मैट्रिक्स आ रही है। और साथ साथ आप जब रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, अच्छा रिकंस्ट्रक्ट जब आप करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल डाटा उसी में होगा, इसलिए कि ये बेशक मतलब ये 3 क्रॉस 1 का वेक्टर है, मगर आपके पास यहाँ पर 1 क्रॉस 10 है, सो 3 क्रॉस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्रॉस 10 आपके पास 3 क्रॉस 10 आता है। सो रिकंस्ट्रक्टेड डाटा डाटा अच्छा, अब जो रिकंस्ट्रक्टेड डाटा है ना वो चेंज आएगा, यानी कि अब रिकंस्ट्रक्टेड डाटा अगर आप देखें तो वो नॉर्मलाइज्ड डाटा से डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। यानी अब इसमें चेंज है, और कितना चेंज है, यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई हर घर को मैंने जब रिकंस्ट्रक्ट किया है तो वो मुझे कुछ मतलब पहले घर को मैं रिकंस्ट्रक्ट किया तो उसने मुझे पहले घर के फीचर चेंज दिए हैं, जो ओरिजिनल फीचर थे वो कुछ और थे, ठीक है। तो अब आप करें ये कि 0.2960 को माइनस करें 0.1 से, स्क्वायर करें और ऐड करें, यानी हर नंबर को करस्पॉन्डिंग नंबर से माइनस करके स्क्वायर करके ऐड करते जाएं, और फिर यानी जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको सम कर लें, ठीक है। सो अब आपके पास ये एक तरह से पॉइंट वाइज आप देख सकते हैं कि अगर पॉइंट वाइज नंबर्स को मैं स्क्वायर करके ऐड करूं तो एरर कितना है। सो एरर यानी रिकंस्ट्रक्शन एरर कितना है, और ये आपके पास सो ये मीन स्क्वायर एरर कहलाता है बाय द वे। और ये 1.3278 आ रहा है, ठीक है। और लाइकवाइज मैंने आपको कहा ये था कि आप वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन भी देख सकते हैं।
यानी आप ये देखना चाहें कि ये जो 1D जो प्रोजेक्शन आई है आइगन डाटा पे, ठीक है, यानी जो हमने इस तरह निकाली है, ये इस पे डाटा कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो भी आप देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि एक नंबर आ रहा है, ठीक है। और मैं अगर ये लेट्स से ये तो थर्ड आइगन वैल्यू थी, ठीक है, और थर्ड आइगन वैल्यू के बजाय अगर फर्स्ट आइगन वैल्यू लूँ, सो थर्ड, अगर तो मैंने थर्ड आइगन वैल्यू ली थी, यानी जो कि सबसे ज्यादा थी, तो उसमें एरर था 1.32। अब एरर कितना आएगा? 1.32 एरर है। और ये है आपके पास वेरिएंस। सो अब जो अगर मैं कोई दूसरा आइगन वेक्टर लेता हूँ ना, जिसकी आइगन वैल्यू कम है, तो टेक्निकली इस एरर को ज्यादा होना चाहिए, यानी रिकंस्ट्रक्शन एरर ज्यादा होना चाहिए और वेरिएंस कम होनी चाहिए। और ये अगर आप इसको देखें तो ये एक्चुअल में ऐसा ही होता है, 1.32 और 2.78 थी। रिकंस्ट्रक्शन एरर 1.32 से बढ़ गया टू, और ये उसकी जो वेरिएंस थी वो 2.78 से कम हो गई है। यानी होना भी ये चाहिए। यानी हमने जैसे देखा था ओरिजिनल, हम कहते ये थे कि भाई जो जहाँ पे हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, मैं चाहता ये था कि इस तरह की हो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन जो कि मैं जब प्रोजेक्ट करूँ तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या वेरिएंस है वो ज़्यादा है। अगर कोई दूसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट है उस पर प्रोजेक्ट करूँ तो मेरे पास जो वेरिएंस है वो कम है, ठीक है। और इसमें एक और जो बात वो शायद मैं बताना भूल गया कि अगर तो यानी आपका प्रिंसिपल अगर तो इस तरह की चूंकि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, यानी कोवेरिएंस मैट्रिक्स हमने कहा था कि सिमेट्रिक होती है, यानी इसका ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्विवेलेंट होता है। अगर तो इस तरह की कोई मैट्रिक्स है तो आपके पास जो मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आएंगे ना आपस में, वो ऑर्थोगोनल होंगे, यानी उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का होगा। ये एक साइड नोट के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है जी। और जो पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसके इर्द गिर्द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उसके जरिए, यानी अगर आप उस पर प्रोजेक्ट करें और सिर्फ बाकियों को निगलेक्ट कर दें, ठीक है, यानी आपके पास जो सबसे हाईएस्ट आइगन वैल्यू थी उसके अक्रॉस प्रिंसिपल कंपोनेंट पे प्रोजेक्शन दें और फिर उससे रिकंस्ट्रक्ट करें, तो डाटा का एरर कम होगा बनस्बत अगर आप इस आइगन वेक्टर पे प्रोजेक्ट करें डाटा को। यानी अगर मैं सारी की सारी डाटा को ब्लू लाइन पे, यानी इस ब्लू लाइन पे प्रोजेक्ट करूँ और फिर मैं उससे रिकंस्ट्रक्ट करूँ तो एरर ज़्यादा होगा और वेरिएंस कम होगी, ठीक है। सो ये बेसिकली डायमेंशनलिटी रिडक्शन और उससे रिलेटेड चीज़ें थी, ठीक है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। मेरी बस होगी और आप लोगों की भी बस होगी। एक लास्ट चीज़ ये कि ये सारे का सारा काम मैंने मैटलैब पे किया हुआ है, मगर ये कि एग्जैक्टली सेम काम, यानी 743418, यानी एग्जैक्टली जो हमने डाटा देखा है इस पे, ये वाला 418, ये पाइथन का कोड भी अवेलेबल है। यानी अगर आप इसको व्यू करना चाहते हैं, तो सेम चीज़ आप इसके ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये लिंक मैं शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है। लास्टली एक और जो लिंक है उसमें आपको ये बताया गया है कि लेट्स से कोवेरिएंस मैट्रिक्स का क्या ताल्लुक है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। तो इसको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये आपको सिंपल से ही बता रहा है कि अगर कोवेरिएंस मैट्रिक्स इस तरह की होगी तो डाटा और उसके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स इस तरह के आएंगे, ठीक है। जो पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट अगर कोवेरिएंस मैट्रिक्स लेट्स से इस तरह की है, 5001, तो ये टेक्निकली इसके आइगन वेक्टर्स भी 5 और 1 ही होंगे, इसलिए कि ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। सो ये तो आप ये कह रही है कि एक पहला वेक्टर, यानी जो सेम आपके पास फीचर स्पेस है उसको आपको ओरिएंट करने की भी जरूरत नहीं है। जो पहला फीचर वेक्टर है वो आपका पहला आइगन वेक्टर है, दूसरा दूसरा। लाइकवाइज अगर इस तरह की मैट्रिक्स है तो इसमें भी आपके पास जो वाई एक्सिस है उस पे जो आइगन वैल्यू है वो ज़्यादा है, दूसरे पे कम है, ठीक है। मगर अगर इस तरह की मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यू आप करेंगे तो आइगन वैल्यूज आपके पास डिफरेंट आएंगी। तो पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट ये इस तरह आएगा, दूसरा इस तरह आएगा, ठीक है। सो इसको भी देख लीजिएगा एक दफा। ये सब ये बताने के लिए कि ज्योमेट्री के लिए आपने कोवेरिएंस मैट्रिक्स को एज अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैसे विजुलाइज करना है और उसके जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स डिकम्पोज करने के बता रहे हैं उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, ठीक है जी। सो बस, अल्लाह हाफिज।